अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल खुरम। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे HTML को और एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ HTML। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे मुराद ये हुई कि HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यानी कि आप अगर HTML के अंदर काम करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ आप स्ट्रक्चर जो है HTML के ज़रिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी होंगी, जैसे जावास्क्रिप्ट है, PHP है। लेकिन उनको सीखने से पहले आपको HTML सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने CSS सीखना होता है। तो वो भी हम आगे चल के उन टॉपिक्स को भी हम आगे चल के कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम HTML को कवर करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि हम आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टैग्स एंड एलिमेंट्स, उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, उसके बाद हम हेडलाइंस देखेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ्स देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लिंक्स देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, उसके बाद टेबल्स देखेंगे, उसके बाद लिस्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे फाइल पाथ, उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स। तो ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और HTML में कोड करने के लिए मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे और आप विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट के ऊपर जाके सिंपली आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ से आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, अब हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं वर्क स्पेस में एक फ़ोल्डर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आया, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है YouTube HTML के नाम से। इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। ये फोल्डर जो है ये वर्क स्पेस में ऐड हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे करनी है एक फ़ाइल क्रिएट। तो फाइल क्रिएट करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप प्लस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल का नाम मैं देता हूँ index.html। तो HTML में जब आप काम करें तो आपने एक्सटेंशन जो है वो .html ही देनी है। तो HTML सीखने से पहले तीन चार चीज़ें जो है आपने वो लाजमी सीखनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने टैग्स किस तरह से ओपन और क्लोज करने हैं, टैग्स क्या चीज़ होती है। इसके बाद हमने देखना है कि एलिमेंट्स क्या हैं और हमने देखना है कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो टैग्स जो हैं सिंपली जब आपने HTML स्टार्ट करनी है तो आपने ऐसे HTML लिखना है और ये जो स्पेस है HTML और HTML इसके बीच में, ये HTML ओपन है, ये HTML क्लोज है, तो इसके बीच में आपकी सारी HTML होनी चाहिए। तो टैग्स जो हैं वो ऐसे ही ओपन होते हैं जैसे ये HTML का टैग ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है लेस देन, उसके बाद HTML का टैग और ग्रेटर देन, और उसके बाद यहाँ पे लेस देन और उसके बाद स्लैश HTML और ग्रेटर देन। जो भी टैग आप शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे वो इसी तरह से होगा। और जब आप HTML स्टार्ट करेंगे तो आपने HTML जो है वो इसी टैग के अंदर लिखनी है। तो ये हमारे टैग्स हो गए। और इस टैग के अंदर अब जब हम HTML स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे दो पोर्शन होते हैं। दो पोर्शन से मेरी मुराद ये है कि एक पोर्शन हमारा होगा हेड का, ये हमारा हेड हो गया, और दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा हमारा बॉडी का, बॉडी। तो हेड के अंदर जो चीज़ें हम लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन होगी उस पेज से मुतल्लिक, जैसे कि टाइटल हो गया, इसके अलावा मीटा टैग्स वगैरह हो गए। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये हमें नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये जो नीचे बॉडी वाला जो हिस्सा है इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे वो वेब पेज के ऊपर विजिबल होगा, वो यहाँ पर नज़र आएगा। अब हेड के अंदर हम मिसाल ले लेते हैं कि एक हम लिख लेते हैं टाइटल। तो मैं टाइटल लिख लेता हूँ लर्निंग HTML। तो ये हमारा एक टाइटल हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स क्या हैं और एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये जो हमने HTML लिखा है, ये हेड लिखा है, ये टाइटल लिखा है, ये हमारे सारे टैग्स हैं। और एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स जो हैं आप ये देख सकते हैं, ये टैग ओपन हुआ, ये टैग क्लोज हुआ, इसके अंदर हमने लर्निंग HTML लिखा। ये जो पूरी चीज़ है ये एक एलिमेंट है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। नीचे बॉडी के अंदर हम बहुत से एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट। ये तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक टैग क्या होता है, एलिमेंट्स क्या हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो मैं
ये आगे जो चीज़ मैं भी लिख रहा हूँ ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं IMG/SRC। तो अब आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक है IMG और दूसरा है SRC। तो IMG जो है वो आप समझ गए हैं, ये हमारा टैग है, और SRC जो है ये एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से आपको HTML के अंदर बहुत सी जगहों पे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर अगर हम एक्शन लिखते हैं तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट होगा। इसी तरह इसके अंदर मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिखे जा सकते हैं, मतलब एक टैग के अंदर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये टैग्स के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो एक टैग के कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का एक ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये है हमारा एक एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो आगे चल के जब हम आगे HTML सीखते जाएंगे तो उसमें एट्रीब्यूट्स हमारे काम आएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ ली। और इसके अलावा एक चीज़ और ज़रूरी है, जो भी टैग आप पहले स्टार्ट करेंगे उसको आपने एंड पे क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेड है, हेड के बाद टाइटल है, तो टाइटल जो है वो बाद में शुरू हुआ है तो वो पहले क्लोज होगा। हेड जो है वो पहले स्टार्ट हुआ है तो वो बाद में होगा। अब इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप ये हेड है, ये टाइटल का जो टैग है आप इसको यहाँ पे क्लोज करें, ये काम आपने नहीं करना। इस तरह मतलब चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपने इस तरह से आपने मतलब टाइटल जो आपने स्टार्ट करना है तो उसको पहले आपने क्लोज करना है, अगर हेड आपने पहले स्टार्ट किया है तो उसको आपने बाद में क्लोज करना है। तो सारी फॉर्मेटिंग जो है HTML की वो इसी तरह से होती है। तो अभी हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइटल जो है वो हमें किस तरह से शो हो रहा है। और हेड के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो हेड के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी पाथ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ। ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग HTML का ऊपर टाइटल जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और इसके अलावा बॉडी में कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं व्यू सोर्स पेज में। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने कोड लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। टाइटल जो हमने लिखा था लर्निंग HTML वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है ये बिल्कुल खाली है। तो मैं दोबारा VS कोड पे आता हूँ, और अब हम बात करते हैं हेडलाइंस की, और अब हम बॉडी के अंदर कोड लिखेंगे। तो हेडलाइन के लिए बहुत सिंपल है, आपने जो टैग लिखना है वो है H1, और इसी तरह आपने टैग को क्लोज करना है। जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे उसको आप स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लर्निंग HTML। तो ये मैंने H1 लिखा एक, उसके बाद ये H2 में लिख लेता हूँ। H2 जो है वो H1 से छोटा होगा। इसी तरह आप H3, H4 लिखते जाएंगे तो वो उससे छोटे होते जाएंगे। यहाँ पे मैं H3 लिखता हूँ, H4, और H5। अब ये देख सकते हैं कि H1 से लेके H5 तक मैंने लिखा। अब मैं ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर मेरा टेक्स्ट आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने H1 लिखा है, वो बड़ा है, H2 से छोटा है, H3 से छोटा है, H4 से छोटा, और H5 सबसे छोटा है। तो हेडलाइंस जहाँ पे भी आपने देनी है आप इस H वाले टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने हेडलाइंस देनी है। इसके बाद हमने बात की थी कि हम पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो पैराग्राफ लिखना बहुत सिंपल है, आपने सिंपली यहाँ पे P का टैग यूज़ करना है, और इसी तरह आपने P के टैग को क्लोज करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है लर्निंग HTML ऑन YouTube। तो अगर हम अब ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास हेडलाइन आ गई और नीचे हमारे पास पैराग्राफ आ गया। और आप इस तरह से मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, एक के बाद दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद तीसरा पैराग्राफ। तो इस तरह से आप जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ हमने देख लिए, बिल्कुल सिंपल थे। और अब हम आते हैं HTML एलिमेंट फॉर्मेटिंग पे। तो एलिमेंट्स की जो फॉर्मेटिंग है वो आपने इस तरह से करनी है। ये टैग्स इसमें यूज़ होंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आपने डबल डैश लिखना है। तो इस पोर्शन के अंदर ये जो दो टैग्स हैं इनके बीच में जो भी चीज़ होगी वो कमेंट हो जाएगी। और कमेंट्स का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ पे
बॉडी के अंदर लिख देता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये सारा कोड जो है ये मेरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे शो नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं व्यू सोर्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं अपने कोड के साथ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो कमेंट्स आपने इस तरह से करने हैं, और अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कंट्रोल और +/ को प्रेस करना है और आपका जितना भी सिलेक्ट हुआ पोर्शन होगा वो कमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कमेंट हो गया। अब हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ एक पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बोल्ड। तो बोल्ड क्या है? बोल्ड बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपने सिंपल ऐसे बी का टैग यूज़ करना है। अब अगर हम लर्निंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ शुरू किया, इसके बाद मैंने बी लिखा लर्निंग, उसके बाद मैंने बी के टैग को क्लोज किया है और ये जो लर्निंग होगा मेरा ये बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं पेज पे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लर्निंग जो है ये बोल्ड है और बाकी HTML ऑन YouTube बिल्कुल सिंपल आ रहा है। तो बोल्ड बी से मुराद है कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग में और बोल्ड में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग हमने किया इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रिफ़्रेश किया है और लर्निंग में यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं आया। इसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है अटैलिक टेस्ट। तो अटैलिक के लिए हमने यहाँ पे सिंपल, जहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है यहाँ मैं आई कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने टैग स्टार्ट करना है, इस तरह क्लोज करना है और लर्निंग को मैंने अटैलिक कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अटैलिक हो गया। अगर आप मल्टीपल टैग्स यूज़ करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप बोल्ड भी करें और अटैलिक भी करें, तो आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पे आप बी लिख दें और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टैग पहले स्टार्ट होगा वो बाद में एंड होगा। तो ये अभी ये वाला बोल्ड का टैग था ये अटैलिक से पहले स्टार्ट हुआ है, तो एंड पे जहाँ क्लोज होगा तो ये उसका उल्टा होगा, बोल्ड बाद में क्लोज होगा और अटैलिक पहले क्लोज होगा। तो अब हमने एक टेक्स्ट को बोल्ड भी कर दिया और साथ में हमने अटैलिक भी कर दिया। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड और अटैलिक हो चुका है। तो इस तरह से आप जितने भी ये टैग्स हैं इनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने अटैलिक करके देख लिया। इसके बाद यहाँ पे ये EM आ रहा है एम्फेसाइज, तो इसको भी हम चेक करते हैं, ये भी अटैलिक ही करेगा या आपने EM लिखना है। और आप ये देखें कि ये अटैलिक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इसके बाद आ जाता है मार्क। तो मार्क जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये टेक्स्ट को मार्क कर देगा, तो हम यहाँ पे मार्क लिखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्क लर्निंग और उसके बाद हमने मार्क को क्लोज़ किया है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लर्निंग वाला टेक्स्ट है वो मार्क हो गया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। तो स्मॉल भी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको जब रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखें कि लर्निंग जो है वो स्मॉल हो गया है, HTML और बाकी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है। इसके बाद हम आते हैं डेल के ऊपर। तो डेल अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अब मैं जाके पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि लर्निंग के ऊपर जो है वो एक लाइन आ गई है। इसका मतलब है कि लर्निंग जो है वो डेल है। तो डेल बिल्कुल सिंपल है कि जब आप डेल लिखेंगे तो लाइन ऊपर एक आ जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इंसर्ट पे। ये है इंसर्ट टेक्स्ट। तो इसमें लाइन जो है वो नीचे की साइड पे आएगी। ये आप हमने इंसर्ट किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप ये देखेंगे जो लर्निंग है वो अंडरलाइन हो गया है। इसमें एक अंडरलाइन भी है, वो अलग से है। आप अगर यहाँ पे यू प्रेस करेंगे, यू लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन हो गया। तो ये इंसर्ट और अंडरलाइन तकरीबन एक ही जैसा है। इसके बाद हम आ जाते हैं सब स्क्रिप्ट पे। तो सब स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सब स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि लर्निंग जो है वो थोड़ा स्मॉल भी हो गया है और थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। तो सब स्क्रिप्ट इस तरह से कर देगा। और इसके बाद आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको हम करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह टैग्स जो है ये आपने बस यही जहन में रखना है कि आपने जो टैग स्टार्ट करना है उस टैग को क्लोज भी करना है। तो सुपर स्क्रिप्ट में जो लर्निंग है वो ऊपर की साइड चला गया है और बाकी टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है।
तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ये मैंने आपको थोड़े से बताए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बताऊँ तो उसमें सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि किस तरह से आप फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इन जो ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे फॉर्मेटिंग टैग्स। तो अब हम बात करते हैं लिंक्स की। तो लिंक बेसिकली काम ये करते हैं कि अगर आप किसी एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप कोई आपके वेब पेज के ऊपर कोई इमेज है, आप उसको लिंक करना चाहते हैं तो वो आप लिंक का यूज़ वहाँ पे करते हैं। तो लिंक बेसिकली होता है कि आप एक पेज से जब दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो उसी को लिंक कहा जाता है। तो अब हम लिंक को यूज़ करते हैं। तो मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारा कुछ, और ये पैराग्राफ सिर्फ मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, और इसी में हम लिंक को यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक हमारे पास ये पेज है index.html, और यहाँ पे मैं एक और पेज बना लेता हूँ जिसको हम इस index.html के साथ लिंक कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ page.html। और अब इस पेज के ऊपर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं H1 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिंपल एक टेक्स्ट लिख दिया है, दिस इज़ माय वेब पेज। और अब हम इस इंडेक्स को इस पेज के साथ लिंक करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले यहाँ पे लेस देन देना है, उसके अंदर आपने ए लिखना है। ए हमारा टैग हो गया, और मैंने आपको बताया था शुरू में एट्रीब्यूट्स का। तो आगे जो हम लिखेंगे वो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है ए लिख दिया हमने, इसके बाद हमने लिखना है एच और REF, एच रेफरेंस, और उसके बाद हमने देना है इज़ इक्वल टू, और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिंक देना है। और उसके बाद हमने इस टैग को इस तरह से क्लोज करना है। टैग क्लोज करने के बाद ये ए यहाँ पे आ गया, और इस ए को जहाँ तक मैंने लिंक देना है वहाँ तक मैंने इस ए को लिखना है। तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ लर्निंग HTML को लिंक करूं और बाकी ऑन यूट्यूब को छोड़ दूं, तो मैं इस तरह ए को लिखूंगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैंने page.html को लिंक करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है page.html। तो इस तरह से अब जो ये लर्निंग HTML है ये इस page.html के साथ लिंक हो गया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो लिंक है वो यहाँ पे हो चुका है, और मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखें आप हम दूसरे पेज के ऊपर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई भी टेक्स्ट लिंक होता है तो इस तरह से अंडरलाइन हो जाता है, और उसका कलर भी जो है वो भी चेंज हो गया। तो ये कलर वगैरह और ये अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम CSS के ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब लिंक के अंदर और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अभी जब हम इस पेज को ओपन करते हैं तो इसी विंडो के ऊपर ये ओपन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पेज जो है ये अलग विंडो में ओपन हो, तो यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है टारगेट, और इसको हम करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये एक नई विंडो के अंदर ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो के अंदर हमारे पास लिंक ओपन हो रहा है। इस तरह से आप लिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिंक में पेज को यूज़ किया है। अगर आप कोई इमेज वगैरह को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली आपने या page.html की जगह उस इमेज का नाम दे देना है, और साथ में उसकी एक्सटेंशन दे देनी है। तो इमेज जो है वो लिंक हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि आपने जितने टेक्स्ट को लिंक करना है, बस आपने जो टैग उस जगह पे क्लोज करना है जहाँ तक आप लिंक करना चाहते हैं। अगर आप इस पूरे को करना चाहते हैं तो लर्निंग HTML था अभी तक, तो अगर मैं इस पूरे को लिंक करना चाहता हूँ तो मैं ए को यहाँ पे एंड कर दूंगा। तो अब ये पूरा टेक्स्ट जो है ये लिंक के अंदर आ गया है। मतलब इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर कहीं भी कोई क्लिक करेगा तो वो उस लिंक पे चला जाएगा। तो लिंक्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेजेस को किस तरह से अपने वेब पेज के ऊपर लगाना है। तो इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। तो इमेज को आप वेब पेज के ऊपर लगाने के लिए बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे एक टैग स्टार्ट करना है, और उसमें आपने लिखना है IMG, और उसके बाद एट्रीब्यूट आपने लिखना है SRC करने के बाद इज इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आपने जो भी आपके फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को आपने लगाना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ पे जो इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने जो चीज़ देनी है वो आपने अपने फोल्डर का पाथ देना है,
और उसके बाद आपने इमेज देनी है। अगर आपने जिस जगह पे आपका पेज पड़ा हुआ है, जैसे ये मेरा HTML का पेज है और उसके साथ ही इमेज पड़ी हुई है उसी फोल्डर में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा YouTube का फोल्डर है और ये इमेज जो है ये इसके साथ ही पड़ी हुई है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को फोल्डर में डाल देता हूँ इमेजेस के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं इस इमेज को मैंने इमेजेस के फोल्डर में डाल दिया है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इस इमेज को लगाना है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम देना है इमेजेस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैश देना है और यहाँ पे मैंने जो मेरी इमेज का नाम है वो देना है image.jpg। तो इस तरह से मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया अपने पेज पे। अब मैं जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये मेरे वेब पेज के ऊपर आ चुकी है। तो अगर ये भी मैंने यहाँ पे फोल्डर का पाथ दिया है, अगर ये इमेज जो है ये मेरे उसी रूट के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे इस इमेज को मैं यहाँ पे उससे उठा के कॉपी करके यहाँ रूट पे रख लेता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे फोल्डर का पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी इमेज आपने लगानी है यहाँ पे आपने फुल पाथ उस इमेज का देना है कि वो इमेज किस जगह पे पड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज मेरे पास आ गई है। तो जिस जगह पे आपका पेज पड़ा है वो आपका रूट होगा, और उसके बाद अगर जिस भी फोल्डर के अंदर आप इमेज रखते हैं उस फोल्डर का पाथ देना आपको लाजमी है। इसके बाद हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो इमेज के काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज का साइज़ जो है ये काफ़ी बड़ा है। तो अगर मैं इस इमेज के साइज़ को छोटा करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है विड्थ, और विड्थ को मैंने कर देना है इसका, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं अभी क्या हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज जो है, इमेज की मेरी चौड़ाई जो है वो 200 पिक्सल हो गई है। अगर मैं इसकी हाइट देना चाहता हूँ, अभी आप देखें मैंने इमेज की विड्थ दी है तो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। तो इसके बाद अब मैं करता हूँ हाइट इसकी, और हाइट में कर देता हूँ इसकी 300। हाइट और हाइट में कर देता हूँ इसकी 300। तो हाइट जब मैंने इसकी दिया तो आप ये देख सकते हैं कि तस्वीर थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी सी खींच गई है। तो अगर आप किसी तस्वीर की विड्थ और हाइट देना चाहते हैं तो आप ये विड्थ और हाइट वाले एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक इमेज अपने पेज के ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल इमेजेस लगाना चाहते हैं तो सिंपल इस तरह ही है, आप मज़ीद इमेजेस ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ इमेजेस मेरे पेज पे आ जाएंगी इस तरह से। तो इमेज हो गई। इमेज बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ पे img लिखना है और उसके बाद आपने src का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और उसके अंदर आपने src में इमेज का पाथ दे देना है। तो फ्रेंड्स इमेजेस हमने देख ली कि किस तरह से लगानी है। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HTML में, क्योंकि जब हमने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसमें टेबल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेबल्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल का टैग लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने टेबल का टैग स्टार्ट किया है और यहाँ पे टैग क्लोज किया है, और इन जो स्टार्ट और क्लोज है इसके बीच में हमने सारा काम करना है, यानी कि जो रोज बनानी है, जो कॉलम्स बनाने हैं वो इसके अंदर बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिखा और टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर 1 दे देता हूँ। तो जितना भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर 1 देंगे तो वो थोड़ा पतला बॉर्डर होगा, 2 देंगे, 3 देंगे तो वो इस तरह से बॉर्डर जो है वो थिक होता जाएगा। तो इसके बाद एक ये एट्रीब्यूट है। इसके बाद हम दूसरे एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है विड्थ का। तो यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी 500 पिक्सल। तो ये जो टेबल है मेरा ये 500 पिक्सल चौड़ा हो गया है। तो ये हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिख लिए। अब हम टेबल के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम राउज और कॉलम जो हैं वो देखते हैं कि किस तरह से हमने ऐड करने हैं। तो राउ ऐड करना बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे TR का टैग देना है और इस तरह आपने TR का टैग दे के उसको क्लोज करना है। तो ये एक राउ हमारी बन गई। अब इसके अंदर हमने कॉलम्स ऐड करने हैं। तो कॉलम ऐड करना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने TH लिखना है और ये एक कॉलम हमारा बन गया। ये हमारा एक कॉलम बन गया, ये हमारा बन गया कॉलम 1। तो अब इस टेबल के अंदर मैं 3 कॉलम जो है वो ऐड कर लेता हूँ, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये देखें हमारे पास एक टेबल आ गया और टेबल के अंदर हमने 3 कॉलम बना लिए। अब अगर मैं इसमें एक राव मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपल इसी जो ये राव मैंने एक बनाई है इसको दोबारा यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ
तो एक राव जो है वो मेरी और ऐड हो गई है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ राव 2। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी दूसरी राव जो है वो टेबल में ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो कॉलम 1 है कॉलम 2 है, इसके अंदर बीच में स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो अगर हमने इसमें स्पेस ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है और वो है सेल पैडिंग का। तो मैं यहाँ पे सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और इसकी मैं जो सेल पैडिंग है वो 5 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखें सेल पैडिंग किया है तो टेबल के अंदर स्पेस आ गया। आप देख सकते हैं कि कॉलम के इर्द गिर्द स्पेस जो है वो बढ़ गया है। तो जितना भी मैं सेल पैडिंग बढ़ाता जाऊंगा उतना स्पेस बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आप बीच में देख रहे हैं स्पेस, यानी कि ये टेबल के बीच में जो स्पेस है बॉर्डर के बीच में, इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना है सेल स्पेसिंग का। तो यहाँ पे मैं सेल स्पेसिंग भी 10 कर देता हूँ। तो अभी देखें क्या होता है। तो ये देखिए, ये अब जो स्पेसिंग थी मेरी वो भी बढ़ गई है, यानी कि जो बॉर्डर के बीच का स्पेस था वो बढ़ चुका है। तो इस तरह से आप सेल के अंदर की स्पेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है ये एक ही कॉलम बन जाए, यानी कि ये दोनों मर्ज हो जाएं, तो ये किस तरह से होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे TH के अंदर आना है, यानी कि आपने कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे आप लिखना है कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप कर दें कॉल स्पैन 2 और हमने इस कॉलम के साथ इसको मर्ज करना है, यानी कि कॉलम 2 के साथ। तो हम इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अब ये होगा कि कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो एक ही कॉलम बन गए हैं, यानी कि दोनों मर्ज हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें कि दोनों कॉलम्स जो हैं ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। अगर आप तीनों कॉलम्स मर्ज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, आपने यहाँ पे 3 करना है और तीसरे कॉलम को भी आपने यहाँ से उड़ा देना है। तो अब क्या होगा कि ऊपर एक ही कॉलम बन गया है और नीचे ये हमारे 3 कॉलम बन चुके हैं। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और अब हमने अगर ये 2 राउज जो हैं इनको मर्ज करना है तो वो किस तरह से होंगी, हम ये देखते हैं कि अगर आप ये 2 राउज मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम 1 की राव और कॉलम 2 की राव को अगर आपने मर्ज करना है तो वो किस तरह से होंगी। तो यहाँ पे मैं एक राव और भी बना लेता हूँ ताकि हमें देखने में भी आसानी रहे। तो ये एक राव मैंने और बना लिया। इस तरह से 3 राव्स हो चुकी। तो अब हमने सिंपल यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे हमने लिखना है राव स्पैन। तो राव स्पैन जो हम लिखेंगे और इसको हम करेंगे 2। तो अब एक ये हमारी राव हो गई और हमने इस राव के साथ इसको मर्ज करना है, मतलब जो हमारी राव 3 है इसके साथ हमने मर्ज करना है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जिस भी कॉलम को या जिस भी राव को आप मर्ज करेंगे फिर उसको आपने डिलीट कर देना है। और इधर हम आते हैं, इसको अब रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 2 राउस थी, अब वो दोनों राउस मर्ज होके एक ही राव बन चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को मर्ज करना है तो सिंपल है, आपने कॉल स्पैन लिखना है और जितने भी कॉलम आप मर्ज करना चाहते हैं वो आप कर दें। और अगर आपने राउस को मर्ज करना है तो भी आप उसी तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब आप चाहते हैं कि ये जो तीनों राउस हैं ये मर्ज हो जाएँ, मतलब ये तीनों राउस मर्ज हो जाएँ, तो उसका क्या तरीका है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 करना होगा, लेकिन 3 हमने यहाँ पर नहीं करना, हमने ऊपर वाले जो हमारा कॉलम है इसके अंदर हमने इसको राव स्पैन 3 करना है और उसके बाद हमने इसमें से भी एक कॉलम उड़ा देना है और इसमें से हम पहले से कॉलम उड़ा चुके हैं। तो अब जो ये वाला कॉलम 1 है ये इधर भी मतलब आ गया और इधर भी आ गया, मतलब ये मर्ज हो गया, ये एक ही बन गए। तो अब ये देखें, अब ये सारा जो है ये इकट्ठा हो गया है, मतलब ये वाली जो राव स्पैन है 3 हमने कर दिया। तो हमने इसमें से भी एक कॉलम उड़ा दिया और इसमें से भी एक कॉलम उड़ा दिया, यानी कि यहाँ पे जो 2 कॉलम थे वो हमने उड़ा दिए। तो इसी तरह नीचे जितने भी राउज होंगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब आप कहते हैं कि ये हम चौथी राव भी इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये 4 राउज हो गई हैं। तो अब अगर आपने इसको डिलीट करना है, यहाँ पे इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 राउज हो गई हैं। तो अब अगर आपने इस वाली राव को उड़ाना है तो यहाँ पे सिंपल आपने करना होगा 4 और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। तो अब आप देखें कि ये चारों जो राउज हैं वो मर्ज हो गई हैं। तो जितनी भी राउज आपने मर्ज करनी है आपने वहाँ पे राव स्पैन लिखना है और उसके बाद वहाँ से आपने उस कॉलम को जो है उड़ा देना है। तो वो कॉलम जो है वो उस राव के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से
आप टेबल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल्स की समझ आ गई होगी। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप एक दो दफ़ा वीडियो को दोबारा वापस से देखें तो आपको टेबल्स की काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, टेबल हमने देख ली, अब बारी है लिस्ट की। तो टेबल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, और मिस्टेक इस तरह से है कि आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल है, ये TH है, ये पूरा टेबल जो है ये TH से बन गया है। तो TH का मतलब होता है टेबल हेड। तो टेबल हेड आपने तब यूज़ करना है जब आपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट की राह होगी, जो हेड होगा आपका, उसके अंदर आपने TH यूज़ करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे TD यूज़ करना है। TD, मैं इसको TD कर देता हूँ सारा, TD TD। तो अब ये पूरा टेबल जो है ये TD हो गया। तो अब ये टेबल बिल्कुल ठीक है। ये सबसे ऊपर हमारा TH हो गया, ये हमारा एक हेड हो गया, और नीचे हमारी सारी ये जो राउज होंगी ये हमारा डेटा होगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमारा अब हेड आ गया TH, और नीचे जो ये दूसरी राउज हैं ये हमारे नीचे डेटा के जो हमारे कॉलम्स हैं वो हैं। तो टेबल आपने इस तरह से बनाना है कि जो आपकी मेन राव होगी उसको आपने TH करना है, और उसके बाद बाकी जितनी भी नीचे वाली राउज होंगी उनको आपने TD करना है, इस तरह से। तो अभी ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ठीक है। तो टेबल में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब हमने लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट जो है वो हमें 3 टाइप की मिलती हैं। हमें मिलती है एक अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम बारी बारी इनको देखेंगे कि ये तीनों क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो लिस्ट बनाने के लिए जो हमने टैग यूज़ करने हैं बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लिखेंगे UL, और ये हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। मतलब जब आप UL लिखेंगे तो इसका मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। तो अब इस लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है एलिमेंट ऐड करने के लिए LI, और इस तरह हमारा एक एलिमेंट ऐड हो गया है। इसी तरह हम मज़ीद एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं, और उसके अंदर मैं सिटीज़ के नाम लिख देता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखें कि हमारी एक लिस्ट बन गई है, और इसमें 3 शहरों के नाम हमारे पास आ गए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो अगर आप ये जो डॉट्स हैं इनको चेंज करना चाहते हैं लिस्ट के, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने UL के अंदर एट्रीब्यूट एक यूज़ करना है टाइप का, टाइप। और अगर मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, मतलब ये भी गोल है, अगर मैं इनको स्क्वायर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखना होगा टाइप स्क्वायर। तो जैसे ही मैं स्क्वायर लिखूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये चकोर हो गए हैं। इसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको सर्कल करूँ और ये बीच में से खाली हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप में सर्कल लिखूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से गोल हो चुके हैं और बीच में से खाली हैं, ये सर्कल बन गए हैं। और इसी तरह जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है डिस्क, DISK, डिस्क। तो जब मैं डिस्क करूँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास थे वो हमारे पास वापस आ गए हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो आपने किस तरह से करनी है, आपने अभी ये एक हमने लिस्ट तैयार की है, और इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के आगे जो मज़ीद अगर मैं इलाके ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा UL, और इसके बीच में एक लिस्ट मैं तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर लिख देता हूँ, जैसे F10, F11, तो ये आप देख सकते हैं कि एक इस्लामाबाद, एक लिस्ट के अंदर एक इस्लामाबाद, और उसके अंदर अगर मज़ीद हम लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद और उसके अंदर एक सब लिस्ट जो है F10 और F11 की वो ऐड हो गई है। यहाँ पे इसको मैं F11 कर देता हूँ।
तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट के अंदर आप मतलब सब लिस्ट भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हमने देख ली है, तो अब हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे जो टैग यूज़ करना है वो है OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट इस तरह से आपने स्टार्ट करनी है और एंड करनी है, और उसके बीच में हम एलिमेंट उसी तरह ऐड करेंगे जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट में किए थे, यानी कि हम लिखेंगे LI, और यहाँ पे भी मैं 3 एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ, और इसमें भी मैं उसी तरह सिटीज़ ऐड कर लेता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ऑर्डर लिस्ट जो है ये किस तरह से है। तो ये देखें, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास उसने खुद ही लिस्ट बना दिया, उसमें 1 2 3। तो इस तरह जितने भी आप एलिमेंट्स इसमें ऐड करते जाएंगे वो नंबर्स जो हैं उसमें ऐड होते जाएंगे। तो अब हम इन नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इन नंबर्स को रोमन करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास सजेशंस में आ गया है। तो मैं यहाँ पे आई करूँगा तो ये जो नंबर्स हैं ये रोमन में हो जाएंगे। तो इस तरह अगर डिजिट में मैं करना चाहता हूँ तो दोबारा मैं इसको यहाँ से 1 कर दूंगा, तो ये दोबारा डिजिट्स में आ गए हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि अभी ये डिजिट में नंबर है 1 2 3 है, अगर मैं चाहता हूँ कि लिस्ट जो है मेरी वो 3 से शुरू हो, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे एक और एट्रीब्यूट लिखना होगा, और मैं लिखूँगा स्टार्ट, और स्टार्ट में करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 3 से स्टार्ट में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा। तो ये आप देखें कि ये 3 4 5 यानी कि ये 3 से स्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर रोमन में भी मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, और ये आप देखें कि रोमन के अंदर भी इसने इसी तरह से 3 से स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर सब लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वही तरीका है जो मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट में बनाया था, आप सब लिस्ट भी उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने ऑर्डर लिस्ट देख लिया, तो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एलिमेंट होगा और उसके अंदर सब एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये यूट्यूब है, ये हमारे पास एक मेन एलिमेंट है, मेन फोल्डर है, और उसके अंदर ये इमेजेस और ये बाकी जो फाइल्स हैं ये इसकी सब फाइल्स हैं। तो इसी तरह हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होगी। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जो हमें टैग्स इस्तेमाल करने हैं वो सबसे पहले आप लिखेंगे DL। तो DL का टैग आपने इस तरह से स्टार्ट और क्लोज करना है, और उसके अंदर जो हमने मेन एलिमेंट ऐड करना है वो है DT। तो DT के अंदर मैं एक सिटी ऐड कर लेता हूँ, इस्लामाबाद, और उसके बाद इसके अंदर हमने जो सब एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो उस तरह से हैं कि आपने यहाँ पे लिखना है DD, और DD के अंदर मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर F10, F11, और एक मैं लिख देता हूँ G10। तो ये मेरा मेन एक एलिमेंट हो गया, और उसके अंदर हमारे ये सारे सब एलिमेंट्स आ गए। और इसको मैं यहाँ पे पेज पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, और उसके अंदर हमारे जो सब एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो गए। इसी तरह मैं मज़ीद सिटीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाहौर करता हूँ, लाहौर, इसके अंदर मैं एक डाल देता हूँ मॉडल टाउन, और इसके अंदर एक टाउनशिप, और एक डाल देते हैं हम इसमें फैसल टाउन। तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें एक हमारे पास मेन जो हमारा सिटी हो गई वो इस्लामाबाद हो गई, एक लाहौर हो गई, और इसके अंदर हमारे आगे जो सब सेक्टर्स हैं वो आ गए हैं। तो इस तरह से आप जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है आप इस तरह से बना सकते हैं। बस इसका जो आपने सिंटेक्स है वो याद रखना है कि आपने DL के साथ इसको स्टार्ट करना है, और यहाँ पे एक गलती है, ये DL जो है ये यहाँ पे एंड नहीं होगा बल्कि लास्ट में एंड होगा, और उसके अंदर आपने हमने जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो इस तरह से ये होगा। तो ये देखें जो स्पेस आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको DL के साथ स्टार्ट करना है, DL से क्लोज करना है, और इसके अंदर आपने जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं उनको DT से करना है, और सब एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने DD से लिखना है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की। तो फॉर्म को स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे सिर्फ टैग लिखना होता है फॉर्म का,
और इसके बीच में आपने फॉर्म के तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं। फॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फॉर्म का काम क्या है और फॉर्म काम कैसे करता है। फॉर्म का बेसिकली काम यह है कि फॉर्म यूज़र से डेटा लेके आपके सर्वर के ऊपर सबमिट करता है। अगर आपको कोई डेटा चाहिए, आप चाहते हैं कि आप किसी यूज़र से डेटा लें और वो डेटा लेके आप अपने सर्वर के ऊपर उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप फॉर्म को यूज़ करते हैं। और फॉर्म काम कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि फॉर्म काम कैसे करता है। यहाँ पे हम एक फील्ड लिखते हैं इनपुट। ये एक इनपुट है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमने इनपुट का एक नाम देना है, नेम। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट का नेम, फर्स्ट नेम। ये इनपुट का नेम हो गया और इसकी टाइप में दे देता हूँ टेक्स्ट। अब आपने अपने फॉर्म को बताया है कि फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड है, उसका नाम फर्स्ट नेम है और टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड आ गया, मेरे पास बॉक्स आ गया। इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे मेरा नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। तो अब मैं जब इस बॉक्स को सबमिट करूँगा, मैं सबमिट का एक बटन बना के इसको सबमिट करूँगा, तो मेरे सर्वर को पता चल जाएगा कि उसके पास एक रिक्वेस्ट आई है नेम से और उसके अंदर टाइप जो है वो टेक्स्ट है और जो टेक्स्ट है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू इसके अंदर है। मतलब ये जो खुरम अब्बास है ये इस इनपुट की वैल्यू है। वैल्यू आप दूसरे तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ खुरम। इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें अब ये वैल्यू जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा है ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। तो फॉर्म जो है वो बेसिकली एक वैल्यू लेता है, उस वैल्यू को एक नाम के साथ सर्वर के ऊपर लेके जाता है और सर्वर को पता चल जाता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है इस नाम से और उसके अंदर जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, वो उसको रीड कर लेता है। तो इस तरह से फॉर्म काम करता है। यहाँ पे आप अगर ये अभी इनपुट टेक्स्ट है, अगर यहाँ पे आप इसको चेक कर देते हैं, टाइप मैंने चेक कर दी, तो ये एक चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, चेक बॉक्स कर देते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास चेक बॉक्स के अंदर चली गई है। अब मैं इसको चेक करूंगा, सबमिट करूंगा, तो सर्वर को पता चल जाएगा कि एक चेक बॉक्स है, एक हमारे पास टाइप चेक बॉक्स है और उसके अंदर वैल्यू जो है वो खुरम के नाम की है, उसका नाम जो है वो ये है। तो सर्वर रीड करता है, बेसिकली नाम रीड करता है, नेम क्या है, और उसके बाद वो वैल्यू रीड करता है कि वैल्यू क्या है। ये दो चीज़ें सर्वर, जब हम कोई फॉर्म सर्वर के ऊपर सबमिट करते हैं तो सर्वर इन दो चीज़ों को रीड करता है। एक नाम को रीड करता है कि किस नाम से उसके पास रिक्वेस्ट आई है और एक वैल्यू रीड करता है कि वैल्यू के अंदर क्या चीज़ है। तो इस तरह से फॉर्म काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स। तो फॉर्म के एलिमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं और फिर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि ये सारे एलिमेंट जो है किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट फॉर्म का इनपुट। तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्म के एलिमेंट हैं, इनपुट, लेबल, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की और स्टेप बाय स्टेप हम सारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट जब आपने लिखना है तो यहाँ पे आपने इनपुट का टैग यूज़ करना है, ये इस तरह से इनपुट, और इस तरह से इसको क्लोज करना है और इसके अंदर आप इसके एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। तो उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट टाइप और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट। उसको मैं सेव करता हूँ, आप देखें क्या होगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास एक बॉक्स आ गया है और इसके बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं टेक्स्ट इसको लिख सकता हूँ। तो ये इसका टाइप जो है इनपुट का वो टेक्स्ट हो गया है। इसी तरह मैं इसकी टाइप्स को चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे
अब ये टाइप टेक्स्ट है, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टाइप टेक्स्ट नहीं, टाइप पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप पासवर्ड लिखूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखें ये पासवर्ड हो गया। इसी तरह में बहुत से मज़ीद टाइप्स इसके मिलते हैं। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ चेक बॉक्स। जब मैं चेक बॉक्स लिखूंगा तो ये देखें, ये एक चेक बॉक्स बन गया। और अगर मैं मज़ीद चेक बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से मज़ीद चेक बॉक्स बना सकता हूँ। और इसमें एक काम मैं और कर सकता हूँ, ये देखिए ये 2 चेक बॉक्स बन गए। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें मतलब जब मेरा पेज लोड हो तो एक चेक बॉक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो। जैसे ही पेज लोड हो तो ये वाला जो चेक बॉक्स है ये मुझे इस तरह से चेक मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा चेक। ये चेक मैंने लिख दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये जो मेरा एक चेक बॉक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही पेज लोड हुआ ये चेक हो गया। तो इस तरह से आप चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप काफ़ी सारे चेक बॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और टाइप की हम बात करते हैं, वो है रेडियो। अब रेडियो में बिल्कुल चेक बॉक्स की तरह है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए रेडियो जो है ये भी बिल्कुल चेक बॉक्स की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ये फैसिलिटी मिलती है कि हम एक को अगर चेक करें और एक के बाद हम दूसरे को चेक करें तो ये वाला जो है ये अनचेक हो सकता है। ये फैसिलिटी हमें रेडियो बटन देता है। वो किस तरह से होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना है नेम का। और नेम का एट्रीब्यूट जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका जो फॉर्म है वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ उसका रेडियो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने रेडियो दिया, आप ABC कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फिर सर्वर के ऊपर आपने उसको उसी नाम से गेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसका रेडियो दे देता हूँ नेम, और इसका भी मैं रेडियो दूंगा और इसका भी मैं रेडियो दूंगा। तो अब क्या हुआ है कि अब ये जो रेडियो बटन्स का एक ग्रुप बन गया है मेरे पास, क्योंकि इन तीनों का एक ही नाम है। तो उसका मतलब है कि ये तीनों जो हैं ये तीनों जो मेरे पास इनपुट्स हैं इनका एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे अब देखें, अब मैं इसको चेक करता हूँ, इसके बाद मैं इसको चेक करूंगा तो वो दूसरे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा तो वो अनचेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक का नाम चेंज कर देता हूँ, ABC कर देता हूँ, अब देखें क्या होगा। अब जब मैं इसको चेक करूंगा और इसको चेक करूंगा ये दोनों चेक हो गए, क्योंकि इसका नाम जो है ये इस ग्रुप में से निकल गया है। और जब जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो वो पहले वाला जो है वो अनचेक हो गया, क्योंकि अब इसका और इसका ग्रुप जो है वो बन गया है। और जैसे ही मैं दोबारा इसको वापस वही नाम दे दूंगा तो अब इन तीनों का एक ग्रुप बन गया है इस तरह से। तो इस तरह से आप रेडियो की टाइप को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा इसको टेक्स्ट करता हूँ, उसके मैं बाकी आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताता हूँ। इसके बाद जो एक एट्रीब्यूट यूज होता है वो है वैल्यू का। यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट करके, तो वैल्यू बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ। मैंने ये वैल्यू दे दी खुर्रम अब्बास। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट खुर्रम अब्बास इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो टाइप हुआ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि खुर्रम अब्बास जो है ये बाय डिफॉल्ट मुझे मिल रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप जो है इसको चेक कर देता हूँ, तो चेक बॉक्स बेसिकली यूज इसी तरह होते हैं। जहाँ पे मैं इसको टाइप को मैंने चेक कर दिया, तो यहां से मैंने इसकी टाइप को चेक बॉक्स कर दिया। तो अब देखें, अब ये जो मेरे पास चेक है इसके अंदर जो वैल्यू है वो खुर्रम अब्बास है। जैसे ही मैं इस चेक को सबमिट करूंगा तो सर्वर को पता चल जाएगा कि एक चेक बॉक्स है और उसमें वैल्यू जो है वो खुर्रम अब्बास के नाम से है। अगर हम यहाँ पे इसके व्यू सोर्स में जाते हैं तो ये आप देखें, ये नेम रेडियो और वैल्यू जो है ये खुर्रम अब्बास की है और टाइप यहाँ पे चेक बॉक्स है। तो जैसे ही ये चेक बॉक्स सबमिट होगा उसको पता चल जाएगा सर्वर को कि यहाँ इस फॉर्म के ऊपर एक चेक बॉक्स है और उस चेक बॉक्स में जो वैल्यू है वो खुर्रम अब्बास की है। और इसी तरह आप रेडियो में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेडियो कर देंगे यहाँ पे और रेडियो बटन को जब आप सबमिट करेंगे तो भी उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट खुर्रम अब्बास के नाम की है। तो इस तरह से आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो टाइप हुआ मिलेगा। इसके अलावा हम एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट की बात करते हैं इनपुट के अंदर ही, और वो है प्लेस होल्डर।
प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये नेम जो है अगर मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये खाली जाएगा। मतलब ये सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए है कि इस फील्ड के अंदर हमने नेम लिखना है। ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा नेम ऊपर उसके आ जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये नेम सबमिट नहीं होगा। अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म जो है खाली सबमिट होगा मेरे पास। तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक और टाइप बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम टाइप को कर लेते हैं हिडन। तो हिडन टाइप अब मैंने किया, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट फील्ड थी वो गायब हो गई है। तो हिडन टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई फॉर्म सबमिट करना हो और हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हो कि यूजर ना देखे और यूजर को दिखाए बगैर हम कोई इन्फॉर्मेशन अगर अपने फॉर्म के ऊपर सबमिट करना चाहते हैं तो उसको हम हिडन में रखते हैं। वो कोई आईडी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हम चाहते हैं कि यूजर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता और हम चाहते हैं कि यूजर को दिखाए बगैर हम फॉर्म पे सबमिट कर दें, तो उसको हम हिडन में रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो अभी इनपुट फील्ड है ये वेब पेज के ऊपर नहीं है, ये मौजूद है। अगर मैं यहाँ से व्यू सोर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें इनपुट नेम है और इसकी टाइप जो है वो हिडन है। तो हिडन के अंदर हम कोई भी वैल्यू, जैसे मैं वैल्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ, कोई भी वैल्यू हम लिख के यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यू खुरमाबास लिख दी है, तो जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो हिडन में नेम के साथ खुरमाबास की वैल्यू जो है वो सेंड हो जाएगी। मतलब एक वैल्यू सेंड होगी जिसमें खुरमाबास होगा। तो इस तरह से आप हिडन जो टाइप है उसको यूज कर सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये चीज़ जो है ये यूजर को नजर नहीं आएगी, लेकिन आप वैल्यू को सेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो हिडन के बाद हम एक और टाइप की बात करते हैं और वो टाइप है बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे आपको लिखना है फाइल, और फाइल लिख के जब मैं देखिए इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अगर हमने कोई फॉर्म के साथ फाइल सबमिट करनी हो तो हमने यहाँ पे टाइप में फाइल लिखना है। तो फाइल आप लिखेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फाइल जो है उसको लोकेट करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जब आपने कोई फाइल अपलोड करनी हो तो यहाँ पे आपने इनपुट और टाइप में आपने फाइल लिखना है और फिर आप फाइल को भी अपने फॉर्म के जरिए अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इनपुट हो गया, अब हम आगे जो हमारा दूसरा एलिमेंट है लेबल, इसकी बात करते हैं। तो लेबल बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं इसको दोबारा टेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने एक टेक्स्ट फॉर्म, ये एक टेक्स्ट फील्ड जो है ये मैंने सबमिट करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर तो मैंने नेम तो दे दिया कि इसके अंदर मैंने नेम भेजना है, लेकिन यूजर को क्या पता कि ये क्या चीज़ मैं भेजना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे नेम लिख लें, वो ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप लेबल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेबल लिख देता हूँ, लेबल, और लेबल में मैं लिख देता हूँ नेम। तो बिल्कुल सिंपल है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए नेम आ गया मेरे पास। अब मुझे ये पता चल रहा है कि इस फील्ड के अंदर मुझे नेम लिखना है। इसी तरह मैं मजीद फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। नेम है और उसके बाद मैं लिख देता हूँ फादर नेम, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फादर नेम। तो ये आप देखिए जब नेम हो गया एक और दूसरा मेरे पास आ गया यहाँ पे फादर नेम। तो इस तरह से आप लेबल को यूज कर सकते हैं। लेबल तो नाम से ही जाहिर है कि जो भी आप एलिमेंट फॉर्म में रखना चाह रहे हैं साथ आप उसके लेबल रख लें। और इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्ट की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर एक हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा और उसके अंदर हम बहुत से आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट के टैग को ओपन और क्लोज कर लिया और इसके अंदर हमने लिखना है ऑप्शन। तो ऑप्शन लिखने के बाद यहाँ पे आपने मुख्तलिफ आप चीज़ें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट सिटीज में लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिटीज कुछ ऐड कर लेता हूँ। ये हम सेलेक्ट वाला जो है इसको मजीद हम देखेंगे डिटेल से जब हम ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप देखेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये काम किस तरह से करता है। लाहौर, इस्लामाबाद,
कराची। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया और इसके अंदर मेरे पास लाहौर आ गया, इस्लामाबाद आ गया और कराची आ गया। तो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट लिख के तो उसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आते जाएंगे, जितने भी आप आइटम्स इसमें ऐड करते जाएंगे वो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आते जाएंगे। तो ये था सिलेक्ट, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे ज़रा। और इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनपुट की तरह ही है लेकिन ये मतलब थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जब आप टेक्स्ट एरिया लिखते हैं तो आप मतलब इनपुट के अंदर आप सिर्फ एक लाइन के अंदर ही जो कुछ आपने लिखना है आप लिखना है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मल्टीपल लाइंस मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया। तो ये यूज़ होता है कि अगर आप कोई एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट एरिया की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लिखना हो। तो उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पे अभी देखिए टेक्स्ट एरिया जो है ये मेरे पास बस छोटा सा है, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद चौड़ा हो और इसकी लंबाई भी ज़्यादा हो तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना है कॉलम्स का, कॉल्स, और कॉल्स में मैं क्या देता हूँ कि मुझे 30 कॉल्स मिल जाए। तो ये देखें ये अब चौड़ा हो गया है ज़्यादा, जितना भी मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, अगर मैं इसको 80 करता हूँ तो ये और मज़ीद चौड़ा हो जाएगा, ये देखें और चौड़ा हो गया। और इसी तरह मैं इसकी लंबाई भी बढ़ा सकता हूँ, मैं दोबारा 20 कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस साइड से लंबाई का रुख ज़्यादा हो जाए तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा राउस, राउस में लिखूँगा और राउस में 5 कर देता हूँ और उसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए ये यहाँ से इस तरह हो गया। अगर मैं इसको 10 करूँगा तो ये इस तरह से हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो है रैप, WARP रैप। तो रैप के अंदर हमें हार्ड मिलता है और सॉफ्ट मिलता है। तो अभी आप देखें कि अगर मैं रैप को सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैंने रैप को ऑफ कर दिया है, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट जो है वो आगे की साइड जाता जा रहा है, नई लाइन में नहीं आ रहा है। देखें टेक्स्ट इस तरह आगे की साइड जाता जा रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ सॉफ्ट तो अब आप देखें क्या होगा। अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट जो है ये खुद ब खुद नई लाइन में आ रहा है, ये देखिए खुद ब खुद नई लाइन में आ रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है हार्ड, अब मैं इसको करता हूँ हार्ड, तो अब मैंने हार्ड किया है, अब मैं इसको लिखूंगा, देखें तब भी ये नई लाइन में आ रहा है लेकिन दोनों में फ़र्क है, सॉफ्ट में और हार्ड में फ़र्क है। अगर मैं सॉफ्ट लिख के यहाँ पे मैं सबमिट का बटन बनाता हूँ तो मैं सबमिट करता हूँ, तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा, डेटा सबमिट होगा, तो वहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सॉफ्ट लिखा हुआ है तो वो वहाँ पे नई लाइंस नहीं बनाएगा, वो मतलब सीधी लाइन में जितना भी टेक्स्ट होगा वो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हार्ड कर दूंगा और हार्ड करने के बाद मैं इसको सबमिट करूंगा तो जितनी भी ये नई लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, तो जहाँ पे मेरा डेटा सबमिट होगा वहाँ पर भी इसी तरह नई लाइंस जो हैं वो बन जाएंगी, मतलब डेटा जो है वो एज इट इज़ सबमिट होगा। लेकिन सॉफ्ट कर दूंगा तो एज यहाँ पे तो शो होगा, यहाँ पे ऐसे शो होगा कि आपकी नई लाइंस बन गई हैं, लेकिन वो नई लाइंस जब आप डेटा सबमिट करेंगे वहाँ पर नहीं होंगी। तो सॉफ्ट में और हार्ड में बेसिकली यही फ़र्क है। तो जब हम PHP वगैरह देखेंगे तो उसमें हम इसको मज़ीद डिस्कस भी कर लेंगे, वहाँ पे आपको उसको बहुत डिटेल से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये था टेक्स्ट एरिया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बटन की। तो बटन जो है ये बेसिकली कोई भी आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बटन का यूज़ करते हैं। तो बटन हमने किस तरह से बनाना है, हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है बटन, और ये एक बटन बन गया। अब मैंने इस बटन को कोई नाम देना है, मिसाल के तौर पे ये सबमिट का बटन है तो मैं यहाँ पे इस पर नाम सिंपल लिख देता हूँ सबमिट, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये एक बटन बन गया। अब ये कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर एक्शन नहीं दिया है कि कहाँ पे इसको हमने सबमिट करना है, तो ये सिंपल बटन है। इसके अलावा हमने इसको टाइप भी देना है, मतलब बटन तब सबमिट करेगा डेटा जब आप इसको टाइप देंगे, आप इसको बताएंगे कि ये एक सबमिट बटन है। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप दे देता हूँ सबमिट। तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा फॉर्म एक्शन के साथ तो ये जो बटन है ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। इसके अलावा में टाइप में और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे रीसेट हमें मिलता है, रीसेट
तो रीसेट क्या करेगा कि जब आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उस फॉर्म को रीसेट कर दें, तो ये रीसेट, जब आप टाइप में रीसेट लिखेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रीसेट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाई है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने कुछ भी लिखा और अब मैंने इस बटन को एक रीसेट बटन बनाया हुआ है। तो मैं जैसे इसको रीसेट करूँगा, ये देखें, तो जो भी चीज़ें फॉर्म के अंदर होंगी सारी की सारी मिट जाएंगी। पूरा फॉर्म जो है वो आपका इस तरह से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह आप टाइप में यूज़ कर सकते हैं, सबमिट, रीसेट। और इसके अलावा इसके एट्रीब्यूट हैं, जैसे इसका एक एट्रीब्यूट है फॉर्म एक्शन। और फॉर्म एक्शन क्या काम करता है कि जैसे हम फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन का, तो वो एट्रीब्यूट आप यहाँ बटन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी, अब मैं यहाँ पे जो भी पाथ दूंगा, ये मेरा जो बटन है, जो मेरा फॉर्म है, ये इस पाथ के ऊपर इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। अब मिसाल लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी टाइप भी सबमिट कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए, ये page.html के ऊपर सबमिट हो गया है। ये page.html के ऊपर ये फॉर्म जो है मेरा सबमिट हो गया है। वैसे जब हम सबमिट करते हैं तो ये एट्रीब्यूट जो है एक्शन का यहाँ पे देते हैं, लेकिन आप इस एट्रीब्यूट को बटन के अंदर भी दे सकते हैं। तो बटन का ये काम है कि आपके फॉर्म को सबमिट करेगा, या आप कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो सबमिट करेगा। तो फॉर्म का, बटन का ये काम है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं अब फील्ड सेट की। तो फील्ड सेट एट्रीब्यूट अब देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फील्ड सेट और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये मैंने इसका टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें एक बॉक्स बन गया है। तो अब इस बॉक्स के अंदर आप अपना फॉर्म एक बना सकते हैं। और खाली अब आप देखेंगे, अगर ये बॉक्स के अंदर आप एक फॉर्म बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर ही दूसरा इसका एट्रीब्यूट, दूसरा इसका एलिमेंट लिखना है, और वो है आपका लेजेंड। और लेजेंड के अंदर अब आपने बताना है कि आप, ये जो फॉर्म है ये किस चीज़ का फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब क्या होता है। ये देखिए, अब मैंने कॉन्टैक्ट अस लिख दिया है। तो इस तरह से आप इसके अंदर एक फॉर्म बना सकते हैं। मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा फॉर्म बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह का लगेगा। यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट, और लास्ट में बनाते हैं बटन। सबमिट, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे भी हम एक BR लगा देते हैं ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से एक मतलब फॉर्म बन गया है, और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म है। तो बिल्कुल सिंपल सा ज़ाहिर है, इसमें CSS वगैरह और कुछ भी नहीं है, सिंपल HTML है। तो इस तरह से आप फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं फील्ड सेट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा लिस्ट की। तो डेटा लिस्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गूगल के ऊपर आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं तो वो सजेशन में आ जाती है। तो उसी तरह का हमें एक बॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें नीचे सजेशन की तरह नज़र आता जाएगा और पूरी एक लिस्ट हमें नज़र आएगी। तो डेटा लिस्ट हमने बनानी किस तरह से है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले इनपुट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट, और लिस्ट का मैंने एक नाम देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सिटीज़। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज। तो अब ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई। यहाँ पे आप, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास बन गया। अभी ये काम नहीं कर रहा, अभी हम आगे जब इसमें कोड करेंगे तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ डेटा लिस्ट, और इसमें मुझे एक ID पास करनी है, और ID मैंने वो पास करनी है जो इस लिस्ट का नाम है। जो भी नाम होगा इस लिस्ट का वही यहाँ पे ID होगा। तो यहाँ पे मैं सिटीज़, इसका नाम है लिस्ट का, तो ये मैंने जो भी यहाँ पे लिस्ट है वो यहाँ पे ID होगी, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
अब ये देखिए मैंने डेटा लिस्ट का टैग ओपन किया, क्लोज किया और इसके बीच में मुझे लिखने हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस उसी तरह जिस तरह हम सेलेक्ट में लिखते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन की मुझे देनी है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कराची, और मैं लिख देता हूँ पेशावर। तो ये मैंने इसमें 3 सिटीज़ लिख दी हैं। अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप ये देखें ये लिस्ट मेरे पास एक आ गई। तो जितनी भी सिटीज़ में लिखता जाऊँगा वो मेरे पास लिस्ट आती जाएगी, और ये सजेशन भी मुझे देगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे PES लिखूँगा तो वो पेशावर मेरे पास आ गया, और उसके अलावा जितनी भी मेरे पास सिटीज़ जो PES से शुरू होंगी वो नीचे सजेशन में आ जाएंगी। तो अगर देखें अभी यहाँ पे जो सिटी नहीं होगी उसकी सजेशन नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ लाहौर ऐड कर देता हूँ उसमें, तो अब जैसे ही मैं LAH लिखूँगा वो देखें LAH, तो लाहौर मेरे पास आ गया। तो इस तरह से आपने डेटा लिस्ट बनानी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने इनपुट में लिस्ट लिखना है, लिस्ट का नाम देना है, और उसके बाद आपने डिटेल डेटा लिस्ट लिखना है, उसमें जो ID और लिस्ट का नाम जो है वो एक होना चाहिए, और उसके बाद ऑप्शन के अंदर आप जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो आपकी यहाँ पे लिस्ट बन जाएंगी। तो इस तरह से डेटा लिस्ट काम करती है, इस तरह से आप डेटा लिस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेटा लिस्ट के बाद बात हम करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन आपने यूज़ किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे सेलेक्ट का टैग लिखना है। हमने एक सेलेक्ट के टैग को यूज़ किया और इसके अंदर हमने ऑप्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन, और अब मैं ऑप्शन के अंदर जो कुछ लिखता जाऊँगा वो एक लिस्ट बनती जाएगी ड्रॉप डाउन में मेरे पास। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये देखें लिस्ट में मेरे पास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन के इधर अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं वैल्यू का, वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पे मैंने ऑप्शन के अंदर वैल्यू जो है वो खाली कर दी है। तो जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये इस्लामाबाद सबमिट नहीं होगा, मतलब वैल्यू में इस्लामाबाद सबमिट नहीं होगा, खाली वैल्यू सबमिट होगी। जो भी आप वैल्यू में लिखेंगे, अब मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा है और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद पूरा नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IBD। तो जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये इस्लामाबाद सबमिट नहीं होगा, ये IBD सबमिट होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में जो भी चीज़ मैं वैल्यू में लिखूँगा वो चीज़ सबमिट होगी। अगर मैं वैल्यू नहीं लिखता, मिसाल के तौर पे मैं इसको खाली भी नहीं छोड़ता, मैं लिखता ही नहीं हूँ वैल्यू, फिर ये लाहौर सबमिट होगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो वैल्यू अगर मैं खाली कर दूँगा तो खाली सबमिट होगी, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगा तो वो चीज़ इसमें सबमिट होगी। तो मैं यहाँ पे तीनों की एक वैल्यू दे देता हूँ। तो अब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो जो भी वैल्यू है इसके अंदर वो सबमिट होगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, अभी आप देखें कि ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें मैं एक ही सिटी को किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं इस्लामाबाद कर सकता हूँ, या लाहौर कर सकता हूँ, या कराची कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अगर चाहूँ तो मल्टीपल, अगर तीनों को सिलेक्ट करना चाहूँ तीनों को कर लूँ, दोनों को करना चाहूँ किसी दो को करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ सेलेक्ट में आना है, और सेलेक्ट में मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है मल्टीपल का, मल्टीपल। तो जैसे ही मैं मल्टीपल लिखूंगा तो ये देखें मेरा ड्रॉप डाउन जो है ये चेंज हो गया है, और अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है। अगर मैं कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा तो मैं इस तरह दो को सिलेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं शिफ्ट के साथ चाहूँ तो तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरह मैं जितनी भी नीचे फील्ड्स को, जितने भी ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अभी आप ये देखें कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस्लामाबाद सेलेक्ट है। आप देखें जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज लोड होगा तो इस्लामाबाद सेलेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद सेलेक्ट ना हो बल्कि लाहौर सेलेक्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखना है सिर्फ सिंपल ऑप्शन के अंदर आऊँगा, लाहौर के ऑप्शन के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्टेड। सेलेक्टेड मैंने लिख दिया। अब मैंने किया रिफ़्रेश, तो अब आप देखें जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इस्लामाबाद सेलेक्ट नहीं होता, उसके बदले लाहौर सेलेक्ट होता है। अगर मैं इसको कराची में ले जाऊँगा तो इसी तरह कराची सेलेक्ट होगा। ये आप देखें, तो इससे ये होता है सेलेक्टेड लिखने से कि जिसके अंदर भी आप सेलेक्टेड लिख देंगे
वही सेलेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन ग्रुप्स। तो ऑप्शन ग्रुप्स इस तरह से होंगे कि एक आपकी मेन कैटेगरी होगी, एक मेन चीज़ होगी और उसके आगे सब कैटेगरीज होंगी। जैसे इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के आगे हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के सेक्टर हैं G10 G11। तो ये काम जो है ये हम ग्रुप ऑप्शन में कर सकते हैं, यानी कि एक हमारे पास ऑप्शन होगा और उसके अंदर हमारे पास उसके सब ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है, टैग यूज़ करना है ऑप्शन ग्रुप का। इसके अंदर हमने देना है लेबल, और लेबल में मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो ये मेरे पास देखें एक ग्रुप बन गया है, ऑप्शन ग्रुप एक बन गया है। यहाँ से ये टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है और इसके अंदर मैंने ऑप्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन और इसमें मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नहीं, इसका तो मैंने सेक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्टर F10 F11। तो ये 2 सेक्टर मैंने लिख दिए। अब इसी तरह मैं एक और ग्रुप बना सकता हूँ किसी दूसरी सिटी का। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे लाहौर। तो लाहौर में मैं लिख लेता हूँ मॉडल टाउन और मैं लिख देता हूँ फैसल टाउन। तो ये देखें ये 2 ग्रुप मेरे पास बन गए। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें इस्लामाबाद देखें यहाँ पे मेन हो गया बिल्कुल, और उसके बाद नीचे लाहौर और यहाँ पे मैं लाहौर की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, लाहौर। तो नीचे मेरे पास यहाँ पे हो गया लाहौर, और लाहौर के अंदर मेरे जो 2 मैंने एरिया सेलेक्ट किए थे, एरिया लिखे थे मॉडल टाउन और फैसल टाउन, वो आ गए। तो उस तरह से ये ग्रुप बना देता है। आप मुख्तलिफ टाइप्स के ग्रुप जो हैं इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपने ये ग्रुप बनाया ये सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब आप यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी जो नीचे जो सब कैटेगरीज हैं वो सिलेक्ट होंगी। तो इस तरह से ये जो ग्रुप ऑप्शन ग्रुप है वो इस तरह से काम करता है। बिल्कुल सिंपल है, आपने ग्रुप बनाना है पहले और ग्रुप के अंदर आपने जितने भी आप ऑप्शन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अब एक फॉर्म के अंदर एक जो आखिरी चीज़ रह गई कि हमने फॉर्म सबमिट किस तरह करना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें फॉर्म के एट्रीब्यूट यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ। इस तरह से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल है, नेम है, मोबाइल नंबर है और सबमिट का बटन है। तो अब हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो अभी यहाँ पे देखें ये यहाँ पे फॉर्म में कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखा, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, इसी पेज के ऊपर रिफ्रेश होता रहता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म को मैं एक मेरा दूसरा पेज है page.html, उसके ऊपर मैं इसको सबमिट कर दूँ। तो मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा एक्शन का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्शन और यहाँ पर मैं उस पेज का नाम लिख दूँगा page.html। तो ये देखें ये अब मैं जब इस पेज को सबमिट करूँगा, इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो ये इस page.html के ऊपर सबमिट होगा। ये देखें ये page.html के ऊपर सबमिट हो रहा है, लेकिन ये अभी जो सबमिट होकर जो मेथड इसका होगा वो पोस्ट गेट होगा। अगर मैं इसका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये गेट मेथड को ही प्रेफर करता है, तो मैं यहाँ पे इसका जो मेथड है वो करता हूँ पोस्ट, क्योंकि हमने जब फॉर्म सबमिट करना होता है तो हमने उसको पोस्ट करना होता है। तो ये मैंने इसको पोस्ट कर दिया, मेथड पोस्ट। अब मैं इसको जब मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखें ये अब पोस्ट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे गेट कर दूंगा तो ये देखें जैसे मैं इसको गेट करता हूँ तो ये आगे एक क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ, ये गेट हुआ है। तो हमने फॉर्म को यहाँ पे पोस्ट करना है। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है, मेथड के बाद एक और एट्रीब्यूट है, वो है इनक्रिप्शन का, इनक्रिप्ट। तो इनक्रिप्ट क्या करता है, तो यहाँ पे आप देखें हमें 2 सजेशंस मिल रही हैं, एक है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा और एक है एप्लीकेशन XWW फॉर्म URL इनकोडेड। तो ये जो ऊपर वाला है इनकोडेड वाला, ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारा बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म हो, जैसे नेम है, मोबाइल नंबर है, तो इस तरह का कोई फॉर्म हो तो हम इसके लिए ये URL इनकोडेड वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक इमेज देनी है, मिसाल ले लें आप, यहाँ पे मैं एक इमेज देता हूँ, इनपुट टाइप फाइल। तो जब मैं इमेज यहाँ पे दूंगा तो फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम इनक्रिप्शन में URL इनकोडेड को यूज नहीं कर सकते। फिर हमने दूसरा वो मल्टी पार्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फिर देंगे मल्टी पार्ट फ्रॉम डेटा। जब भी आपने इमेज यूज़ करनी है अपने फॉर्म में, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनक्रिप्शन में ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को ही यूज़ करना है। तो यही मेन एट्रीब्यूट है इसके फॉर्म के अंदर। मेथड आपने पोस्ट रखना है या गेट रखना है, जो भी आपका फॉर्म होगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पे देना है। इनक्रिप्ट में आपने यहाँ पे या आप मल्टी पार्ट कर सकते हैं या आप वो URL इनकोडेड कर सकते हैं। और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी पेज के ऊपर आपने फॉर्म को पोस्ट करना है उसका यहाँ पे नाम देना है। पोस्ट करना है या गेट करना है तो उस पेज का जो नाम है, जो पाथ है उस पेज का, वो आपने देना है। अगर कोई फोल्डर के साथ है तो आपने पहले यहाँ पे स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम देना है और उसके बाद आपने उस पेज का नाम यहाँ पे लिखना है। तो जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, ये HTML का कोर्स अभी ख़त्म हो गया है और इस कोर्स में हमने इतना कुछ सीख लिया है कि अब हम जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, हम CSS कर सकते हैं। HTML के बाद अब आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस HTML के कोर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।